एक बात आप समझ लो, मतलब गार्ड मान लो कि आंसर राइटिंग को कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका होगा असाइनमेंट। आप 3 पेजेस इसके लिखो, टेलीग्राम पे हमें भेजो, हम चेक करेंगे माइक्रो लेवल। क्योंकि टेबल तो आप बना लोगे, फिर एक तो पॉइंट दिमाग में नहीं आएंगे, और पॉइंट दिमाग में आए तो मतलब गड़बड़ी होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, बट ऐसी गड़बड़ी नहीं होती जब आपके पास वो रहता है फ्रेमवर्क। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन पढ़ो और सोचो कि यहाँ पे हम क्या थिंकर को यूज़ करें या कौन सी सोशोलॉजिकल टर्म को यूज़ करें। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होती है, आपको घर से करके जाना है। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्किल फॉर यूपीएससी। हमारा 3rd चैप्टर शुरू है, रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर देख लिया था, जहाँ पे सिलेबस पीवाईक्यू को हमने स्क्रूटिनी की थी। तो एक्चुअली हमारा ये जो चैप्टर है वो पेपर 2 बी, सेक्शन बी और सेक्शन सी को मिला के एक चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। ओके, थ्योरी लेक्चर में हमने 10 पॉइंट फ्रेमवर्क पढ़ा। आंसर राइटिंग के फर्स्ट डे में हमने उस फ्रेमवर्क को मैप किया। आज है हमारा आंसर राइटिंग डे 2। एक्चुअली ये जो हमारा 10 पॉइंट फ्रेमवर्क है उसी से हम चल रहे हैं। कैसे प्ले होता है ये फ्रेमवर्क अलग अलग आंसर्स में, वो हम देखेंगे। तो ये 11 पॉइंट से आई होप आपने अभी तक बना लिया होगा इसका एक्रोनिम। हमने कुछ हाई पेप ऐसा कुछ एक्रोनिम बनाया था, ठीक है। तो ज़रूरी है एक्रोनिम बनाना इनिशियल फेज में कि पॉइंट कोई मिस ना हो और रटने की ज़रूरत नहीं पड़े, आराम से आ जाए, ठीक है। सो ये हमारा है आज के क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4। इसमें जो 4th क्वेश्चन है वो आपका होगा असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब आप ये 20 मार्कर्स हैं क्वेश्चन, आप 3 पेजेस इसके लिखो, टेलीग्राम पे हमें भेजो, हम चेक करेंगे माइक्रो लेवल पे। ये ज़रूरी है क्यों? क्योंकि फ्रेमवर्क के लिए मे भी आपके लिए फ्रेमवर्क यूज़ करना थोड़ा नया कंसेप्ट हो सकता है आंसर राइटिंग में। तो कुछ माइक्रो चीज़ें हैं जिनको सेटल डाउन करना ज़रूरी होता है इसमें। ओके, तो 1-to-1 कॉल से आपके आंसर को स्क्रूटिनाइज करना अच्छा रहेगा, ठीक है। आप कंटेक्स्ट डाल पा रहे हो या नहीं, या डिमांड मैच कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन हम रखेंगे होम असाइनमेंट में, बट इसका थोड़ा सा मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा दूंगा कि क्या लिखना है। ओके, उसके बाद आप एक तो टेलीग्राम में भेज दीजिए या फिर मेल कर दीजिए, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में होगा। ओके, सो ये 3 क्वेश्चन आज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ इंडियन विलेज। आइडिया ऑफ इंडियन विलेज ये पॉइंट है हमारे सिलेबस में, सिलेबस से ही उठा के बस एक्सप्लेन लगा दिया है, ठीक है। और जो सिलेबस से ही पॉइंट आते हैं वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और सिंपल क्वेश्चन में मार्क्स लाना होता है टफ। ओके, ठीक। सेकंड है सिग्निफिकेंस ऑफ विलेज स्टडीज इन इंडियन सोशियोलॉजी। ओके, एंड थर्ड है द डेकेड ऑफ 1950 वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ विलेज स्टडीज इन इंडियन सोशियोलॉजी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इसमें ये जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है ना वो सिमिलर क्वेश्चन है। मे बी फर्स्ट ग्लांस में पता नहीं चला होगा, बट यहाँ पे क्या पूछा है, आइडिया पूछा है कि हर एक थिंकर की आइडिया बताओ। ओके, और यहाँ पूछा है सिग्निफिकेंस ऑफ दैट आइडिया। मतलब यहाँ पे क्या होगा, बस हमारा जो क्वेश्चंस होगा वहाँ पे टेबल बन जाएगा। एक साइड होगा आइडिया, एक साइड होगा सिग्निफिकेंस। ओके, और यहाँ पे बस पूछा है आइडिया। तो यहाँ पे एक्चुअली वो एक स्टेप बस आगे गए, तो हम भी एक टेबल बना के एक स्टेप आगे गए। तो आधा आंसर वही रहेगा, आधे आंसर में हम सिग्निफिकेंस लिखना पड़ेगा। सिंपल, सिमिलर है। ओके, इसलिए जो टॉपर्स भी कहते हैं ना कि पीवाईक्यू पे ध्यान देना चाहिए, ये वो इसलिए है कि क्वेश्चन में भी थोड़ा अलग लग सकता है हमें, बट जो आप बॉडी लिखने वाले हो उसका कंटेक्स्ट बहुत करके सेम ही रहता है। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ विलेज। मैंने जैसे कहा कि सिलेबस से ही आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, तो मार्क्स लाना टफ है। तो इसमें क्या करना होगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशंस दिखाने पड़ेंगे। और डायमेंशंस क्यों दिखाने पड़ेंगे? क्योंकि कंटेक्स्ट नहीं है क्वेश्चन में, और जब कंटेक्स्ट नहीं होता क्वेश्चन में तो एक ही मतलब मार्क्स लाने के लिए एक ही बचता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन दिखाओ, जिसके लिए हमें पैराग्राफ एक तो क्रंच करने पड़ेंगे और दूसरा अपने पास एक फ्रेमवर्क बना हुआ होना चाहिए। ओके, फ्रेमवर्क है तभी डायमेंशन आ पाएंगे, अलग अलग हर साइड में देख पाओगे। ओके, तो इन शॉर्ट ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका जो 11 पॉइंट फ्रेमवर्क है वो एक्सप्लेन कर दो, यही कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा।
राइट, क्योंकि हमारा क्या है, 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 आइडिया या 1 थिंकर। और यही तो पूछा है कि विलेज के कौन से आइडिया है वो बताओ। हमारे पास टोटल 11 आइडिया है, तो 11 आइडिया एक्सप्लेन करना है, सिंपल हो गया। ओके, तो ज़्यादा टाइम नहीं डालेंगे हम इस क्वेश्चन पे, क्योंकि कोई कुछ नहीं करना है। जो फ्रेमवर्क है वो 1 बाय 1 लिखते जाओ। एक होना चाहिए कि पॉइंट थोड़े से छोटे रखो, तब जाके आपके 8-9 पॉइंट्स आ जाएंगे। ओके, तो अच्छा रहेगा। तो 11 पॉइंट फ्रेमवर्क में जैसे हमने सब कवर किया है, इकोलॉजी से लेके कास्ट स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, कहाँ पे, आंध्र वेते में, या फुटलूज लेबर भी हमने एक ग्लोबल स्टडी भी डाली है, FG बिली की स्टडी डाली है, ठीक। तो वो सब हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो कम टाइम लेते हैं इसमें। पहले आइडेंटिटी कार्ड हम जो कहा वो हमने कह दिया। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट है दिमाग में रखने जैसा कि हमने हमारे जो 11 पॉइंट फ्रेमवर्क है या 10 पॉइंट फ्रेमवर्क का स्टैंडर्ड एक, उसमें कॉलोनियल पॉइंट नहीं डाला है। कॉलोनियल पॉइंट क्या था, विलेजेस का, बस इतना ही। जब अगर आपने नहीं पढ़ा है ना विलेजेस अच्छे से, तो भी मैं अभी जितना बता रहा हूँ बस उतना ही कॉलोनियल पॉइंट में याद रखना है। एक लाइन, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, UPSC में टाइम नहीं होता। मेटकाल्फ कहते हैं, क्योंकि मेटकाल्फ पे एक आइसोलेशन में क्वेश्चन पहले आ चुका है, लिटिल रिपब्लिक, बट नहीं आएगा अभी, ठीक है, क्योंकि ये स्टडी रिजेक्ट हो चुकी है, मतलब बहुत सोशोलॉजिस्ट ने रिजेक्ट किया है। जो हमारे चार्ल्स मेटकाल्फ थे, उन्होंने विलेजेस को लिटिल रिपब्लिक कहा था। डेट्स इट, इतना ही याद रखना है आपको। ओके, लिटिल रिपब्लिक मतलब आइसोलेशन है, मोबिलिटी नहीं है, विलेज टू विलेज कनेक्ट नहीं है, विलेजेस ऑर्थोडॉक्स है। ओके, बस हमारे 10 पॉइंट फ्रेमवर्क में ये पॉइंट नहीं था, क्योंकि हर एक PYQ में ये यूज़ नहीं होता है, बट इस PYQ में वो यूज़ हुआ है। तो आप एक तो फर्स्ट पॉइंट का बता दो, या फिर इंट्रोडक्शन में ही बता दो कि लिटिल रिपब्लिक ये व्यू था कॉलोनियल सोशोलॉजिस्ट का या कॉलोनियल थिंकर्स का। ओके, फिर आगे बढ़ जाओ। फिर आगे हमारा ही फ्रेमवर्क है, ठीक। इट रेफर्स टू कंसेप्चुअल व्हाट विलेज स्टडी refer to conceptual imagination of rural society seen as a self-sufficient community. Literal republic भी डाल सकते हो यहाँ पे। A hierarchical social order, ये MNS का बोल दिया, and a site of exploitation, अम्बेडकर जी का या फिर AR देसाई, एंड ट्रांसफॉर्मेशन में SC दुबे आएंगे, FG बिली आ जाएंगे। तो वही, मतलब हम समराइज कर रहे हैं ना, बस वही तो कर रहे हैं। आइडेंटिटी कार्ड में वही कर रहे थे ना, नीचे जो होगा वो समराइज कर दो। दिस आइडिया हैज़ इवॉल्व थ्रू कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज स्टडीज़ एंड कंटेम्प्रेरी सोशो इकोनॉमिक चेंजेस, ठीक है। तो समराइज हो गया, फिर एक बार एक फ्रेमवर्क लिखना है। देखो, मैं ये जो दिखा रहा हूँ ना अभी, वो ज़रूरी नहीं है आपको नोट डाउन करना, क्योंकि इसकी जो कॉपी है, मतलब पूरी PYQ की कॉपी, वो आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि मैं बता दिया व्हाट इज़ इंडियन विलेज, मतलब क्या लिखना है इसने 11 पॉइंट, तो पॉज लेके आप एक 7 मिनट में लिखने का ट्राई कर लो पूरा का पूरा। फिर देखो आपके जो पैराग्राफ्स हैं और हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो कैसे मैच हो रहे हैं, ठीक है। ये एक बात आप समझ ही लो, मतलब गार्ड मान लो कि आंसर राइटिंग को कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर आपको IAS बनना है तो आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। फिर आप वो कोई भी करो, टेस्ट सीरीज़ करो, PYQ करो, कहीं से भी करो, बट आंसर राइटिंग को सब्सटीट्यूट नहीं। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना कम तकलीफ होगा। ओके, सो हाँ, और एक चीज़, जैसे हमने कहा कि एकदम बेसिक क्वेश्चन है, दिया हुआ है, कोई कंटेक्स्ट नहीं है, और कंटेक्स्ट नहीं होता तो हमें डायमेंशन तो ज़्यादा डालना है, बट जो भी आइडिया होगी, मतलब जो भी स्टडी होगी उसको ग्राउंडेड रखना है। ग्राउंडेड मतलब MNS की स्टडी कौन सी थी, रामपुरा विलेज किया, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। लुई डेमो की बुक कौन सी थी, होमो हायरार्किकस, वो बुक मेंशन करनी पड़ेगी। ओके, या SC दुबे का कौन सा शमीरपेट था विलेज, वो मेंशन करना पड़ेगा। तो इसी से आपका जो मतलब जो मार्क्स आपके इस क्वेश्चन में थोड़े एक्स्ट्रा आएंगे बाकियों से, तो इसी सब पॉइंट से आते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे अफलातुन कुछ कर नहीं सकते आप, क्योंकि कंटेक्स्ट नहीं। तो MNS की स्टडी होती, भागते थे, ठीक है। थोड़ा अभी करवे की स्टडी, करवे क्या कहेंगे, फैमिली के हिसाब से देखेंगे कि फैमिली प्राइवेट मैटर नहीं होता, पब्लिक मैटर होता है विलेजेस में, और उसके साथ ही बताएंगे कि पेट्रियार्की वो होता है। थर्ड पॉइंट देसाई कहेंगे कि एक्सप्लॉयटेशन है, लैंड बेस्ड इकोनॉमी है, जो लैंडलेस है उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं जिनके पास लैंड है, क्योंकि फ्यूडल कैपिटलिज्म विलेजेस में देखा जाता है।
श्रीपुरम ये हो गया आंध्र का। श्रीपुरम में उन्होंने मॉडल बताया था कास्ट क्लास पावर। ये मॉडल जितना स्ट्रांग होगा उतना एक कम्युनिटी ज़्यादा स्ट्रांगर होगी, और जितना वीक होगा उतना डिसेंट्रलाइज या डेमोक्रेटाइज होगी वो कम्युनिटी। ठीक है। लुई डेमो वही पोल्यूशन एंड प्योरिटी कंसेप्ट कि कैसे जो विलेजेस है वो लेजिटिमाइज कर देते हैं सोशल ऑर्डर को, जिसके वजह से कोई रेजिस्ट नहीं करता। ओके, जो हायरार्की होती है उसको। इसे ही हम एक देखे थे, याद है थिंकर, याद है स्मेल्सर, कहाँ पे सोशल मूवमेंट में इन्होंने क्या कहा था, नेसेसिटी एंड पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। बट लुई डेमो कहते हैं कि जो पोल्यूशन एंड प्योरिटी कंसेप्ट है उसकी वजह से जो हायरार्की आती है वो विलेज लेजिटिमाइज कर देता है, और लेजिटिमाइज कर देता है तो कोई रेजिस्ट नहीं करता। मतलब वही नेसेसिटी या पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है उस चीज़ की, कि सबको लगता है कि जो है वो गॉड गिफ्टेड है, तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। ठीक है, तो मन करे तो डाल दो स्मेल्सर का पॉइंट। ओके, अंबेडकर जी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन बताएंगे, लोकलाइज सिंक ऑफ लोकलिज्म बताएंगे। ओके, विलेजेस में देखो हम भाग रहे हैं क्योंकि पूरा फ्रेमवर्क ही है हमारा। ठीक है, और कुछ ऐड नहीं करना है। लिटरली वो यही पूछे कि आपका जो 11 पॉइंट फ्रेमवर्क आप पढ़ के आए हो लिख के दिखाओ एक बार। ओके, एस सी दुबे का पॉइंट हमने कहाँ लिया था, रोल ऑफ स्टेट में लिया था ना, कि स्टेट का रोल क्या होता है रूरल इंस्टीट्यूशन चेंज करने में, वही बताएंगे यहाँ पे। आशीष नंदी के इमेजिनेशन नहीं होता, मतलब सोशोलॉजिकल विलेज इमेजिनेशन हमें कंसिडर नहीं करनी चाहिए। जब हम पढ़ेंगे सोशोलॉजी हमें विलेज रियलिटी कंसिडर करनी चाहिए। ओके, ये पढ़ के दिखाता हूँ पॉइंट। नंदी आर्ग्यूड दैट द इंडियन विलेज सर्वाइव्स एज अ रोमांटिक मोरल इमेजिनेशन मास्किंग एवरीडे कॉन्फ्लिक्ट। दिस नॉस्टैल्जिया कंसील्स कास्ट एंड पावर डिवीजन अंटिल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मतलब स्टेट इंटरवेंशन नहीं होता कुछ भी, तब तक यही चलता है। और जब स्टेट इंटरवेंशन होता है तब क्या होता है, कंपटीशन होता है, और कंपटीशन की वजह से क्या होता है, जो सोसाइटी है वो फैक्शन रिडन हो जाती है। ओके, आशीष नंदी ने ये बोला था कि फैक्शन रिडन नहीं बोला था, तो हम ये क्यों डाले, हम ये डाले PYQ से। ओके, PYQ जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना वैसे वैसे ऐसे अच्छे वर्ड्स मिलते हैं, UPSC के वर्ड अच्छे होते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो उन्हें डालना शुरू कर दो। आई होप नंदी का पॉइंट आप समझ चुके हो, या फिर से बताता हूँ। नंदी और FG बेले दोनों में आप फैक्शन रिडन डाल सकते हो। बेले ने क्या कहा था कि सोशल मोबिलिटी अनइक्वल या अनइवन होती है, उसके वजह से कंपटीशन शुरू हो जाता है स्टेट के रिसोर्सेज लेने के लिए। और यहाँ पे भी वही है कि विलेज इमेजिनेशन जो हम करते हैं कि हारमोनियस है वो है, वैसा नहीं होता। विलेज रियलिटी कुछ अलग ही होती है, और ये रियलिटी सरफेस आती है जब कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आता है, जैसे लैंड एक्विजिशन हो गया या ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट हो गया जैसे राजस्थान में। ओके, तो प्रोटेस्ट शुरू थी ना सोलर पार्क के लिए राजस्थान में। तो ऐसा कब होता है, जब कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आता है, जब जो फैक्शन रिडन नेचर है सोसाइटी का वो सरफेस हो जाता है। ओके, ब्रेमैन क्या कहेंगे, ब्रेमैन तो वही कहेंगे कि ट्रांजिट में होता है। ट्रांजिट में मतलब फुटलूज लेबर का कंसेप्ट था ना। फुटलूज लेबर मतलब क्या, ये हो गया हमारा रूरल, ये हो गया अर्बन। जो लेबर है वो रूरल से अर्बन जाता है, बट यहाँ पे भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं मिलती, इसलिए वापस आ जाता है, फिर जाता है, तो ये सर्कुलेशन हो गया। तो जो रूरल विलेजेस है वो कोई स्टेबल कम्युनिटी नहीं होती, वो ट्रांजिट में होती है। ट्रांजिट में मतलब जो यंग जनरेशन है वो रूरल में ही नहीं रहना चाहते, वो आगे जाके अर्बन सिटीज़ में जाना चाहते हैं, इसलिए ट्रांजिट स्पेस जैसा काम करता है रूरल, वही बताया बर्मन। ओके, सो बर्मन्स कंसेप्ट ऑफ फुटलूज लेबर शो हाउ सर्कुलर माइग्रेशन या फुटलूज लेबर या फुटलूज प्रोलेटेरिएट डिस्कनेक्ट्स विलेजर्स फ्रॉम स्टेबल लाइफ। एक एग्जाम्पल दे दिया ग्राउंडेड करने के लिए। अरे हाँ, विलेजेस में मतलब वही जब आप स्टडी ये करोगे तब ग्राउंडेड करने का ट्राई करो। ग्राउंडेड मतलब जो रियल लाइफ एग्जांपल है वहाँ दे दो, जैसे बुंदेलखंड का दिया हमने, गुजरात का दिया। ओके, जैसे हम कास्ट आंध्र बेते में जनरली हाथरस का देते, वो दे दो। ठीक, ऐसे नहीं सब में देने की ज़रूरत है, बस 10 मार्कर है, आपको डायमेंशन ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने ही है, तो एक दो में ऐसे अल्टरनेट दिया करो। ओके, सो हो गया हमारा 11 पॉइंट फ्रेमवर्क। एक लास्ट में यहाँ पे एंटीथेसिस का तो कुछ बनेगा नहीं स्कोप,
क्योंकि जस्ट आइडिया पूछे और निगेटिव पॉजिटिव हम दोनों आइडिया देते आ रहे हैं। ओके, तो बस हम एक ऐड कर देंगे, मतलब समरी कर देंगे और फिर प्लस वे फॉरवर्ड लिख देंगे, जैसे हम विलेज स्टडी में करते आ रहे हैं। आप अभी तक आपका फिक्स हो जाना चाहिए कि कैसे करना है वे फॉर कंक्लूजन को विलेज स्टडी में। एक तो समराइज कर दो और उसके बाद वे फॉरवर्ड कर दो। ओके, जैसे देखो, अंडरस्टैंड विलेजेस टुडे रिक्वायर इंटीग्रेटिंग विलेज स्टडीज। ओके, विलेज स्टडी इंटीग्रेटेड चाहिए विथ कंटेम्प्ररी फोर्सेस लाइक वेलफेयर रिजिम एंड माइग्रेशन रिलाइंग ऑन स्टैटिक और रोमांटिक इमेजेस। ओके, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जो वे फॉरवर्ड है आपका या मतलब कंक्लूजन में, उसको ग्राउंडेड रखो। और ग्राउंडेड एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं वो फिर से बता रहा हूँ। आप कलेक्टर है मान लो, मतलब आपको इमेजिन करना है आप कलेक्टर है, आपके पंटर सब यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपको उन्हें बताना है। ओके, कि सपोज यही प्रॉब्लम आ गया कि विलेज स्टडी करने हैं, तो आप उनको ये नहीं बोलोगे कि जाओ और जाके जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स है उन्हें स्ट्रांग करो, ऐसा नहीं कहोगे आप। ओके, ऐसा कहोगे तो ये तो कंफ्यूज हो जाएगा कि साहब ने क्या कहा। आप वहाँ जाओगे और कहोगे जो ग्राम पंचायत है, ओके, वहाँ उनको स्ट्रॉन्ग करो या उनका काम कैसे चल रहा है वो देखो, ये कहोगे ना, तो ये हो गया ग्राउंडेड एग्जाम्पल। ग्राउंडेड मतलब ऐसा एग्जाम्पल कि आप कमांड दो और उन समझ जाएं और वो आगे काम शुरू करें। ओके, अगर आपको पेट्रियार्की हटानी है गांव में, मतलब आप जहाँ पे कलेक्टर हो, आपको पता चला कि पेट्रियार्की बहुत है, तो पेट्रियार्की हटानी है, तो आप क्या कहोगे इसको? आप कहोगे कि जाओ और जेंडर इक्वालिटी लाओ। ये फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसे लाओ जेंडर इक्वालिटी में, नहीं ना। तो आप जाओगे और वहाँ पे क्या कहोगे, जाओ और देखो कि SHG कैसे वर्क कर रहा है। ओके, या जो वुमेन सरपंच हैं वो स्टेबल है या नहीं, या वो अच्छे से काम करे या नहीं, पति सरपंच का फिनोमिना तो नहीं हो रहा ना, ये सब बोलोगे आप। तो यही होते ग्राउंडेड एग्जाम्पल और यही लिखने होते वे फॉरवर्ड में, या किसी भी एग्जाम्पल में आपको ग्राउंडेड करना है, मतलब ऐसा करना है। ठीक है, तो बस स्टार्टिंग में टाइम जाएगा, बट एक बार आप सीख गए, ये एक सिनारियो लाओ कि आप कलेक्टर हो, आपको बताना है। ओके, तो हो जाएगा ये वाला ग्राउंडेड अपने। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ विलेज स्टडीज इन इंडियन सोशियोलॉजी। ओके, इंडियन सोशियोलॉजी विलेज स्टडी पूछा गया है और सिग्निफिकेंस पूछा गया है। इसका सबसे अच्छा होगा आप आइडिया लिख लो या विलेज स्टडी लिख लो, मतलब वही आइडिया जो पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था, विलेज स्टडी, और दूसरे कॉलम में आप लिखे हुए सिग्निफिकेंस। ठीक है, आप कॉलम तभी बनाओगे, मतलब टेबल पूरे बॉडी में आपका टेबल जाने वाला है, और ऐसा ख्याल या ऐसे रिस्क आप तभी लोगे एग्ज़ाम में जब आपको पता है आप आगे क्या लिखने वाले हो, आपके पॉइंट्स पूरे फिक्स है, क्योंकि टेबल फॉर्मेट में आपके पॉइंट्स एकदम सामने आ जाते हैं। इसलिए अगर आप श्योर नहीं हो कि आप क्या लिखने वाले हो, तो कितना भी अच्छा लगे टेबल बनाओ, बट टेबल मत बनाओ। ओके, क्योंकि टेबल तो आप बना लोगे, फिर एक तो पॉइंट दिमाग में नहीं आएंगे, और पॉइंट दिमाग में आए तो मतलब गड़बड़ी होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, बट ऐसी गड़बड़ी नहीं होती जब आपके पास वो रहता है फ्रेमवर्क से आपको एग्जैक्ट पता है आप क्या लिखने वाले हो, 11 पॉइंट्स, और उसका बस कंटेक्स्ट देके जाना है आपको। ओके, तो जब भी मतलब आपके, ये भी कंपलसरी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ही आप क्वेश्चन एग्जामिनर देखेगा कि फर्स्ट इसमें आपने 7-8 थिंकर्स डाल दिए और उनको ग्राउंडेड स्टडी में, फिर सेकंड पेज पे आया, सेकंड पेज पे उन्होंने देखा अरे आपने तो एकदम अच्छा सा टेबल बना दिया, यहाँ पे भी 7-8 है, तो स्टार्टिंग में ही एक इम्प्रेशन अच्छा बन जाता है। और जैसे कहते हैं कि 13-15 मिनट्स ही एग्जामिनर देता है आपका कॉपी चेक करने को, तो मे भी वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट ले आपके कॉपी में। ओके, तो इसलिए ये सब ज़रूरी होता है करना। तो जब भी आपको टेबल का स्कोप मिले सोशियोलॉजी में, क्योंकि सोशियोलॉजी में आपके सब फ्रेमवर्क्स रेडी होंगे, तो टेबल का स्कोप मिले बना लो टेबल। ओके, जैसे यहाँ पे हमने किया सिग्निफिकेंस ऑफ विलेज स्टडीज़, तो एक तो विलेज स्टडीज़ फर्स्ट में बता दिया कि कौन सी स्टडी है, जो पिछली बार में हम बताए। हमारे 11 पॉइंट फ्रेमवर्क ही यहाँ लिखना है, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है, और आगे उनका सिग्निफिकेंस बताते जाना है। जैसे अगर हमने कहा कि
कर्वे का बता दिया कि कर्वे ने स्टडी क्या थी कि फैमिली एज ए इंश्योरेंस होता है, फैमिली प्राइवेट मैटर नहीं होता, पब्लिक मैटर होता है। तो हम यहाँ पे क्या आ सकते हैं, जो विलेजेस में एंडोगामी होती है या जो पेट्रियार्की है वो क्यों है, तो वो इस वजह से ये सिग्निफिकेंस था, हमें पता चला। ओके, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसमें आर्टिकल 17 क्यों डाला हुआ है। ओके, इससे हमें पता चलता है कि जो अंबेडकर जी का इंक्लूजन एक्सक्लूजन स्टडी था वो ग्राउंडेड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट को। इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो फिलोसॉफिकल बस नहीं है, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, बस ये पॉइंट्स नहीं है। बट आगे हमने एग्जैक्ट बताया, अभी हमने वर्ड डाला वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, या अनटचेबिलिटी, और ये सब क्यों हो पाया, क्योंकि ये सब स्टडीज ग्राउंडेड कर दी। ओके, तो यही सब हमें बताना है वन बाय वन। ठीक, तो आसान है, मतलब स्टार्टिंग के क्वेश्चन जानबूझ के हमने आसान ही चूज़ किए कि फ्रेमवर्क का बस आप प्ले कैसे करना है फ्रेमवर्क को क्वेश्चन में, वो बस देख लो। ओके, सो स्टार्टिंग में ही हमने एक बस आइडेंटिटी कार्ड लिख दिया जहाँ पे दोनों मेंशन करेंगे कि विलेज स्टडी में क्या होता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये विलेज स्टडी में क्या होता है कि माइक्रो लेवल इथनोग्राफिक इंक्वायरी होती है, एंड सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हमें सोशल स्ट्रक्चर या फिर पावर रिलेशन या फिर इवन इकोलॉजी के बारे में, रूरल इकोलॉजी के बारे में, इकोलॉजी एंड लाइवलीहुड किसका था, वंदना शिवाना, ये सब हमें पता चलता है, ये यहाँ पे कह देंगे। सो ये हो गया, हमारी हेडिंग आ गई। उसके बाद MNS का पॉइंट, MNS फिर रामपुरा, क्योंकि विलेज स्टडी यहाँ पे भी कंटेक्स्ट की हमें कमी है, बस सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, तो स्टडी का ही पार्ट हुआ ना वो भी सिग्निफिकेंस, तो ज़्यादा कुछ नहीं। बट ये यहाँ पे हमने सिंपल लिखा है, सिंपल नहीं लिखना है आपको, आइडिया या स्टडी लिख दो और एक साइड लिख दो सिग्निफिकेंस। ओके, और वन बाय वन आपका लिखना है। जैसे यहाँ पे लिख दोगे कि MNS का जो श्रीपुरा विलेज था वहाँ पे हमें डोमिनेंट कास्ट हायरार्की के बारे में पता चला। ओके, और इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि कास्ट अभी भी परसिस्ट क्यों है विलेजेस में। ओके, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी अभी भी क्यों नहीं आ रही, ये हमें पता चला। ठीक है, इस कंसेप्ट से। सेकेंड वैसे ही कर्वे का था, कर्वे ने जो फैमिली था उसे पब्लिक मैटर लिया था। ओके, पब्लिक मैटर और फैमिली इंश्योरेंस, इससे हमें पता चलता है कि एंडोगामी क्यों परसिस्ट करती है, पेट्रियार्की क्यों है, या इनहेरिटेंस कैसे होता है। ठीक है, ये सब हमें पता चलेगा। तो वही सब बताना है, मतलब वन बाय वन। तो श्रीनिवास का दिस सिग्निफिकेंस, ऊपर तो आइडिया लिख दें, दिस सिग्निफिकेंस लाइज इन एक्सपोजिंग व्हाई कास्ट परसिस्ट डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी। ओके, नेक्स्ट कर्वे, कर्वे पेट्रियार्की बताएंगे, और पेट्रियार्की बताने के बाद थोड़ा ग्राउंडेड करने के लिए ये बता देंगे कि 12%, दिस हेल्प सोशियोलॉजी एक्सप्लेन व्हाई वुमेन्स लैंड ओनरशिप रिमेन बिलो 12%, ग्राउंडिंग जेंडर इनइक्वालिटी इन किनशिप प्रैक्टिसेस। ओके, तो वही सिग्निफिकेंस बताते जा रहे हैं और ऊपर डेटा बताते जा रहे हैं, कुछ टफ नहीं है। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आसान आते हैं, हर एक चैप्टर में होता है, सिंपल होते हैं, बस आपके पास एक फ्रेमवर्क बना हो तो उससे आप लिखते चले जाते हो, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती फिर। सो नेक्स्ट AR देसाई, सिग्निफिकेंस क्या है, अब मार्क्सिस्ट का सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो कोई भी बता देगा ना कि क्लास डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है ये पता चलेगा, या क्लास इनइक्वालिटी क्या है ये पता चलेगा। सो दिस सिग्निफिकेंस लाइज इन शिफ्टिंग इंडियन सोशियोलॉजी फ्रॉम रोमांटिसिज्म टू कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस, सपोर्टेड टुडे बाय डेटा ऑन लैंड कंसंट्रेशन एंड फार्मर सुसाइड इन विदर्भ। ओके, कंटेक्स्ट से ग्राउंडेड कर दिया। आंध्र बेते का जो मॉडल है वो कैसे स्ट्रेंथन होता है, इट एक्सप्लेन्स वाई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पॉलिटिकल रोटेशन, ये भी अच्छा वर्ड है, ऑफ लोअर कास्ट डज नॉट ऑटोमेटिकली डिसमेंटल डोमिनेंस। ये मॉडल ऑटोमेटिकली डिसमेंटल नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा, अगर हम पॉलिटिकल पावर भी दे रहे हैं, क्योंकि बस पावर बढ़ रही है ना, अभी भी कास्ट लोअर ही है, क्लास लोअर ही है। या अगर ये आपको कंटेक्स्ट नहीं देना है तो वुमन का दे दो। वुमन का कैसा दोगे कि SHG का दे दो, SHG के वजह से क्लास तो इंक्रीज हो गया वुमन का, बट पेट्रियार्की अभी भी है तो पावर अभी भी लो है।
ठीक है। तो एक चीज़ से ये पूरा मॉडल डिसमेंटल नहीं होता, ये हमें आंध्र बेटे ने कहा था। अगर कोई स्कीम लानी है तो तीनों हमें बढ़ाने पड़ेंगे, ओके, तीनों बढ़ानी पड़ेंगे। इसी को तो कहते हैं टेलर मेड अप्रोच। तो ये टेलर मेड अप्रोच कहाँ से आया? ये आंध्र बेटे की स्टडी से आया होगा, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि हर जगह एक ही काम करेगा। अगर आप वुमन, दलित या जो भी मार्जिनल है उनको आगे लेना चाहते हो, इसलिए ऐसे नहीं कि सबके लिए एक मॉडल ही काम करेगा, सबके लिए अलग मॉडल होना ज़रूरी है, ठीक है। सो नेक्स्ट लुई डेवो, इनका था पोल्यूशन एंड प्योरिटी। ये बताते हैं कि लेजिटिमेसी मिल जाती है पोल्यूशन एंड प्योरिटी कंसेप्ट को विलेजेस में, और इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा कि इससे हमें पता चलता है कि लोग रेजिस्ट क्यों नहीं करते या सोशल मूवमेंट्स क्यों नहीं होती है विलेजेस में, ठीक है। दिस सिग्निफिकेंस लाइज इन एक्सप्लेनिंग व्हाई इनइक्वालिटी इज ऑफन एक्सेप्टेड रादर देन रेजिस्टेड, ओके, रिफ्लेक्टेड इन कंटिन्यूड practices of ritual exclusion despite legal abolition of untouchability, okay। अगर चाहे तो तमिलनाडु का दे दो एग्जांपल, जो टेम्पल एंट्री में ये किया था, या तमिलनाडु में सेपरेट स्ट्रीट है ना किसी गांव में दलित के लिए और ब्राह्मण के लिए, वो बता दो, ओके। सो FG बेली नेक्स्ट कंसेप्ट के, उनका कंसेप्ट क्या था कि जब भी स्टेट इंटरवेंशन करता है या एक्सटर्नल सोर्सेस आते हैं तब सोशल मोबिलिटी होती है, बट वो अनइक्वल और अनइवन होती है। और उसके वजह से क्या होता है कि कंपटीशन शुरू हो जाता है दो कम्युनिटी में। क्यों? क्योंकि रिसोर्स पाने के लिए, क्योंकि एक की सोशल मोबिलिटी हो रही है, दूसरे की नहीं हो रही, ठीक है। यही सिग्निफिकेंस था। इट्स सिग्निफिकेंस लाइज इन रिफ्रेमिंग रूरल डिस्प्यूट ओवर वेलफेयर इलेक्शन, मतलब रिसोर्सेस इन शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पे एक बात बता दो थोड़ी देर में, PM आवास योजना जो ईस्टर्न यूपी में हुआ था, मतलब क्लैश PM आवास योजना को लेके, वो हमने यहाँ पे बता दिया। देखो जनरली हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, इट्स सिग्निफिकेंस कुछ भी बताना है हमें तो हम थोड़ी लिस्ट बना देते हैं कि रिफ्रेमिंग रूरल डिस्प्यूट ओवर, मतलब रूरल डिस्प्यूट किस पे होता है, वेलफेयर, इलेक्शन या रिसोर्सेस, ओके। ये हमने 3 पॉइंट लिखे ना, तीन पॉइंट की लिस्ट दे दी। बट जनरली ऐसा मत करो। ये हमें पता चला जो 2022 की टॉपर थी ना श्रुति शर्मा, वो जनरली क्या कर रही थी ये कि रूरल डिस्प्यूट्स ओवर वेलफेयर लिख दिया, ख़त्म, आगे के 2 पॉइंट लिखे ही नहीं, एटसेट्रा डाल दिया, ओके। कि हमें पता है आगे क्या है बट हम पूरा नहीं लिख रहे। और जब आपके पूरे क्वेश्चन में ये 3-4 बार जब बच जाते हैं ना पॉइंट, तब आपके डायमेंशन ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा जल्दी, मतलब 7 मिनट में कवर करना पॉसिबल हो जाता है, ओके। ये वाला जो चीज़ है वो आगे में मैं दिखाता जाऊँगा कि कैसे करना है। ये प्रैक्टिस में लाओ, अच्छा लगता है ये वाला, मतलब काम करता है। सो नेक्स्ट हमारे अम्बेडकर जी का क्या था सिग्निफिकेंस। अम्बेडकर जी जब भी आएंगे, BR अम्बेडकर, तब एक बात थोड़ा ट्राई करो कि कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ना कुछ आ जाए उसमें, ओके, अच्छा लगता है। तो BR अम्बेडकर जी का जो स्टडी था इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का, वो क्या किया, हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ग्राउंडेड किया। जैसे पहले भी मैं बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन बस फिलोसॉफी नहीं है, इसमें ग्राउंडेड वर्ड्स भी दिए हुए, जैसे स्लेवरी हो गया, अनटचेबिलिटी हो गया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंडेड है। और कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंडेड क्यों हो गया कि यही BR अम्बेडकर जी के जो डिबेट था, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट था, वो ग्राउंडेड था, ओके। तो दिस सिग्निफिकेंस लाइज इन ग्राउंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स इन लिव्ड रियलिटी सपोर्टेड बाय सेंसस विलेज मैप्स। ये आगे का नहीं लिखा तब भी चलेगा। सपोर्टेड बाय आर्टिकल 17 डाल दो या आर्टिकल 15 डाल दो, ओके, ठीक। नेक्स्ट हमारे है SC दुबे की स्टडी। SC दुबे यहाँ पे थे, ओके। SC दुबे की स्टडी, मतलब पहले जो स्टडी हो रही थी वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड थी। इसके आगे जो स्टडी हुई उनका था इंटेंट डेवलपमेंट, विलेज डेवलपमेंट, ठीक है। तो बस यही लिखना है सिग्निफिकेंस क्या है, विलेज डेवलपमेंट। इट्स सिग्निफिकेंस लाइज इन एक्सप्लेनिंग वाई स्कीम्स लाइक MG नरेगा, PM किसान आफ्टर सोशल रिलेशन विद NSS डेटा शोइंग वेज वर्क रिप्लेसिंग कास्ट बेस्ड डिपेंडेंस। यहाँ पे हमने एक स्कीम का लिख दिया, ठीक। अगर स्कीम कैसे काम करती है ये हमें पता चला क्योंकि हम इंटेंट बेस्ड स्टडी करने लग गए। क्या थे इंटेंट डेवलपमेंट,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे होंगे, ये कौन है, विलेज स्टडी एक्सपोज द गैप बिटवीन, ये है आशीष नंदी। आशीष नंदी क्या कहेंगे कि विलेज बस इमेजिनेशन को मत देखो, विलेज रियलिटी देखो, और उससे क्या होगा, दिस सिग्निफिकेंस लाइज इन प्रिवेंटिंग कल्चरल रोमांटिसिज्म इन सोशोलॉजी। ठीक है, कि सोशोलॉजी में बस इमेजिनेशन नहीं, रियलिटी देखना चाहिए। ये आगे के सोशोलॉजिस्ट को बताया आशीष नंदी के स्टडी में। ओके, ये था उनका सिग्निफिकेंस। हम अभी टेबल में ही लिखते जा रहे हैं, टेबल में थोड़े से वर्ड्स आपको कम मिलेंगे, मतलब 2 साइड लिखने हैं ना, तो थोड़े से वर्ड्स कम मिलेंगे, थोड़ा क्रंच करना पड़ेगा। ओके, एक बार आप लिख के देखो, प्रैक्टिस करो टेबल पे कैसे लिखते हैं, फिर हो जाएगा। 3-4 टेबल में आपने क्वेश्चन लिख दिया ना, फिर समझ में आ जाएगा क्या क्या दिक्कतें आती हैं टेबल में ही करते हुए। वंदना शिवा इकोलॉजिकल लाइवलीहुड होता है, और दिस सिग्निफिकेंस लाइज इन शोइंग हाउ लैंड, म्हणजे इकोलॉजी हो गया ये सब, एंड सीड सिस्टम स्ट्रक्चर रूरल लाइफ। अब ब्रेमैन फुटलूस लेबर, इट्स सिग्निफिकेंस लाइज इन अपडेटिंग विलेज स्टडीज फॉर ग्लोबलाइजेशन। ओके, क्योंकि लास्ट पॉइंट हमारा था क्या था, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड माइग्रेशन। ओके, ये कैसे कैसे इफेक्ट करता है विलेजेस को, ये हमें पता चला ब्रेमैन से। तो अपडेट दिस इट्स सिग्निफिकेंस लाइज इन अपडेटिंग विलेज स्टडीज फॉर ग्लोबलाइजेशन, या टेक्नोलॉजिकल चेंज डाल दो, या फिर माइग्रेशन डाल दो। ओके, जो पॉइंट लिखना है सिग्निफिकेंस में, तीनों चलेंगे ब्रेमैन के साथ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिग्निफिकेंस थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड भी है, नेगेटिव वर्ड भी है। पहले वैसा नहीं था, पहले बस आइडियाज़ पूछा था, तो यहाँ वहाँ पे एंटीथेसिस नहीं दिए थे, यहाँ पे एंटीथेसिस देना ज़रूरी है। और विलेज में एंटीथेसिस में हम यूज़ करेंगे आंध्र बेते को। ओके, अगर आपको दिमाग में कुछ और आए तो अच्छा है, नहीं तो आंध्र बेते अच्छे से फिट करे विलेज स्टडी के इसमें। आंध्र बेते क्या कहते हैं कि जो विलेज स्टडीज़ होता है वो हमने ऐसा नहीं कि हमने एक विलेज पढ़ लिया और उसी स्टडी को हर एक विलेज में लगाना शुरू कर दिया, वैसा नहीं। हर एक विलेज अलग है, तो हमें इसे हर एक विलेज को कंटेक्स्ट में देखना ज़रूरी है और कंपैरिजन में देखना ज़रूरी है। तो इसलिए सिग्निफिकेंस विलेज स्टडीज़ का इतना भी नहीं है, क्योंकि हर एक विलेज स्टडी अलग अलग काम करती है अलग अलग विलेजेस में। एक स्टडी सब विलेजेस में नहीं लगती, ये हमें बताया आंध्र बेटे ने, तो ये एक लिमिटेशन हुआ ना, तो बस डाल दिए। आगे सिंथेसाइज कर दिए कि जो थेसिस अभी तक हम लिखे और एंटीथेसिस दोनों को मिला के ये कर दिए। तो इससे हमें पता चलता है कि इंटीग्रेटेड स्टडी होनी चाहिए, मल्टी साइटेड स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, वही सब इसमें लिख दिए। तो 2 क्वेश्चन बहुत आसान थे, हमने जल्दी से निपटा दिए। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से मतलब दिमाग वाले होंगे, तो थोड़ा सा टाइम लेना ज़रूरी है इन सब क्वेश्चन में, मतलब स्टार्टिंग में लेंगे थोड़ा टाइम। तो आप अभी तक सोशियोलॉजी तो समझ गए हो, राइट, कि सोशियोलॉजी कैसे लिखने हैं, फ्रेमवर्क कैसे है हमारे। अभी बस कंटेक्स्ट का ही टाइम है कि कंटेक्स्ट कैसे डालना है। कंटेक्स्ट कैसे डालना है मतलब इन शॉर्ट प्ले कैसे करना है। हमारा जो फ्रेमवर्क है वो इन शॉर्ट प्ले एंड प्लग है ना, या प्लग एंड प्ले, कि आपका बना हुआ है फ्रेमवर्क, वो बस प्लग कर दो आपके क्वेश्चन में और फिर प्ले करना शुरू करो। तो वही बस देखेंगे। अब सोशियोलॉजी पे ज़्यादा नहीं, हमेशा नहीं बोलूँगा कि MNS डोमिनेंट कास्ट होता है, कर्वे फैमिली देखते नहीं, उससे अच्छा है मतलब कंटेक्स्ट अब देखना शुरू करते कि कैसे हो रहा है। तो द डेकेड ऑफ 1950 वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ विलेज स्टडीज़ इन इंडियन सोशियोलॉजी। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ओके, क्या पूछा है, गोल्डन पीरियड 1950 है विलेज स्टडी के लिए। तो पहले अभी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं एक बार, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। जब हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग कंप्लीट हो जाएगी तभी आपको पॉज करना है और क्वेश्चन लिखना है। ओके, यही हमें करना पड़ेगा जब तक लाइव क्लासेस शुरू नहीं होती। वहाँ पे मैं लिखवा दूंगा आपको सामने बिठा के। ओके, सो एक बार और कि ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब क्या। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन पढ़ो और सोचो कि यहाँ पे हम क्या थिंकर को यूज़ करें या कौन सी सोशियोलॉजिकल टर्म को यूज़ करें। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होती, ये आपको घर से करके जाना है। ऐसी गलती मत करना कि वहाँ जाके आप क्वेश्चन देख के सोच रहे हो थिंकर कौन से होंगे। बट आपको फ्रेमवर्क से थिंकर पहले से बने हुए हैं, आपको बस ये पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है ऐसा। ओके, डिमांड क्या है क्वेश्चन की। ब्रेनस्टॉर्मिंग ये होती है, डिमांड सोच लो और फिर फ्रेमवर्क को कैसे फिट करना है वो सोच लो। ओके, ये हो गई आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ये मत करना वहाँ जाके। ओके,
टाइम नहीं है उतना। हमें क्या पूछा है, गोल्डन पीरियड क्यों है विलेज स्टडी 1950 का। गोल्डन पीरियड मतलब क्या, कुछ पीक पे होगा। इससे आपको एक क्वेश्चन याद आ गया, हिस्ट्री में था, गुप्ता पीरियड में न्यूमिस्मेटिक का गोल्डन पीरियड क्यों है। क्यों, क्योंकि तब इंडिया में स्टेबिलिटी थी। स्टेबिलिटी कैसे थे, जो मार्केट्स थे वो स्टेबल थे, या फिर जो बिजनेस हो रहा था वो स्टेबल था, पॉलिटिक्स स्टेबल था, ठीक है। इसके वजह से गुप्ता पीरियड में न्यूमिस्मेटिक का गोल्डन पीरियड हुआ। तो गोल्डन पीरियड कब होता है, जब स्टेबिलिटी होती है। ओके, ये हमें पता चला। और स्टेबिलिटी किस में, अगर विलेज स्टडी का गोल्डन पीरियड होगा तो विलेज में स्टेबिलिटी होगी। ऐसा नहीं विलेज पीसफुल होगा या फिर विलेज प्रॉस्परस होगा, नहीं, वो अलग बात होगी। विलेज स्टेबिलिटी हो गई मतलब जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो स्टेबल होंगे। इसका मतलब क्या, जो पेट्रियार्की है वो स्टेबल होगी, पेट्रियार्की के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा होगा। जो डोमिनेंट कास्ट है वो स्टेबल होगी। ओके, डोमिनेंट कास्ट और जो लोअर कास्ट है उनमें जो डिफरेंस है वो एकदम विजिबल होगा और स्टैटिक होगा, ऐसा नहीं वो चेंज हो रहा है। यही तो स्टेबिलिटी हुई। तो हमें पूरे क्वेश्चन में यही बताना है कि 1950 में कैसे जो हमारे 11 इंस्टीट्यूट्स है वो स्टेबल थे। ओके, और 1950 डेकेड के बाद मतलब 1960-70 में ऐसा क्या हुआ उसके बाद कि जो इंस्टीट्यूट्स है वो स्टेबल नहीं रही। ओके, ये हम एक स्टेप आगे गए, ठीक है। तो हर एक पॉइंट में हम यही बताते जाएंगे, अच्छा भी लगेगा कि फर्स्ट हम बताएंगे 1950 to 60 में ऐसा क्या था कि स्टेबिलिटी थी, और उसके बाद बताएंगे कि लेटर पीरियड में क्या हुआ कि वो अनस्टेबल हो गया। इसलिए जो लेटर पीरियड था वो गोल्डन पीरियड नहीं बन पाया, बट 1950 का डेकेड ही गोल्डन पीरियड बन पाया। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा था एमएनएस का। सपोज हमारा ये विलेज है, ओके, पेड़ वेड़ है सब लगे हुए, ठीक है। तो ये विलेजेस जो है वहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में वो बताना है। फर्स्ट है हमारा ये रोड विलेज का। फर्स्ट है हमारा एमएनएस। एमएनएस में था कि डोमिनेंट कास्ट स्टेबल थी 1950 के डेकेड में। क्यों, क्योंकि स्टेट इंटरवेंशन कम था, मतलब एफर्मेटिव एक्शन कम थी, मोबिलिटी कम थी। ओके, इसके वजह से जब हमारे एमएनएस गए विलेज स्टडी करने के लिए तो ऐसा कोई सोर्स ही नहीं था जैसे डोमिनेंट कास्ट का जो वर्चस्व था वो कम हो पाए। तो वो अच्छे से देख पाए कि हाँ ये तो डोमिनेंट कास्ट है, इनकी न्यूमरसिटी अलग है, यही विलेज के नॉर्म्स बना रहा है। ऐसा नहीं कि कोई लॉ है वो विलेज के नॉर्म बना रहा है, ठीक है। जैसे खाप पंचायत का आप एग्जांपल दे दो यहाँ पे। ओके, तो हमारे जो एमएनएस थे वो इन सितु स्टडी कर पाए थे हायरार्की का। बट लेटर पार्ट में क्या हुआ कि मोबिलिटी शुरू हो गई। मोबिलिटी कैसे शुरू हो गई, तो एफर्मेटिव कोई भी एग्जांपल दे दो, जैसे विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम आ गया बोल दो, या एसएचजी आ गया बोल दो, या फिर एलएचजी आ गया बोल दो, ठीक, जैसा आपको, या माइग्रेशन शुरू हो गया अर्बन सेंटर्स में, ये वो हम कह सकते हो। ओके, सेकंड है हमारी कर्वे क्या कहेंगे, मतलब कर्वे ने क्या ईरावती कर्वे जी ने क्या किया था कि फैमिलीज और किनशिप को स्टडी किया था। उन्होंने क्या था कि फैमिली एक इंश्योरेंस जैसा काम करता है, या फैमिली प्राइवेट मैटर है, प्राइवेट मैटर नहीं है, पब्लिक मैटर होता है। और ये देख पाए थे क्योंकि तब फैमिली इंटैक्ट थी। इंटैक्ट मतलब जॉइंट फैमिली थी तब। ओके, इसलिए ये सब देख पाए, तो सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। अब हम हर एक बार क्या करें, +1 जा रहे हैं ना, मतलब लेटर पीरियड में क्यों नहीं था वो भी तो बता रहे हैं। तो यहाँ पे लेटर पीरियड में बता दो कि जो लेटर पीरियड था वहाँ पे एम शाह ने ऐसे देखा, एम शाह के फैमिली हैं वो अब न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज अब फॉर्म हो रही है। माइग्रेशन शुरू हो गया है जिसकी वजह से फैमिली न्यूक्लियर होती जा रही है, ठीक है। तो अगर फैमिली पहले से न्यूक्लियर होती तो ईरावती कर्वे देख पाती है कि जॉइंट फैमिली में पेट्रियार्की है, वो नहीं देख पाती। वो 1950-60 में देख पाई क्योंकि तब तक न्यूक्लियराइजेशन नहीं हुआ था फैमिलीज का, जो बाद में हुआ, जो हमें बताया एम शाह ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे आएंगे AR देसाई मतलब जो 1950-60 का डिकेड था, तो जस्ट इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना, तो इतना कुछ था नहीं जॉब्स के लिए। सर्विस सेक्टर तो था ही नहीं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो भी बहुत लो था, इसलिए जो विलेज इकोनॉमी थी वो प्योरली लैंड बेस्ड थी। ओके, इसलिए AR देसाई देख पाए कि एग्रीकल्चर में कैपिटल इन्फ्यूजन कैसे होता है, कैसे शुरू है, कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो लैंड से मिलने वाला सरप्लस अपने पास ही रख रहे हैं।
ओके तो मतलब इंडिया का एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर कैसे कैपिटलिस्ट हो गया है, ये AR देसाई देख पाए थे 1950-60 में। उसके बाद नहीं हो पाया ये स्टडी। क्यों? क्योंकि स्टेट इंटरवेंशन शुरू हो गया, जिसे MSP कर दो या सब्सिडीज़ कह दो। ओके MSP सब्सिडीज ही क्या है, ये तो वेलफेयर स्कीम है ना, ये कैपिटलिस्ट स्कीम नहीं है, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, गवर्नमेंट को प्रॉफिट चाहिए इसलिए। तो ये हम बता देंगे। ओके फिर हमारे AR देसाई हो गए। उसके बाद हमारे आएंगे आंध्र बेते। आंध्र बेते का था ये मॉडल। ओके यहाँ पे क्लास, कास्ट एंड पावर, यहाँ पे मतलब 1950 के डेगे में कॉन्स्टिट्यूशन तो आ गया था, बट एफर्मेटिव एक्शन अभी तक इतनी नहीं थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी नहीं थी। तो इस पीरियड में आंध्र बेते ये मॉडल अच्छे से देख पाए क्योंकि ट्रेडिशनल पावर हायरार्की ही शुरू थी। ओके ट्रेडिशनल पावर हायरार्की कह दो या फिर ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स ही वर्क कर रही थी जो इनफॉर्मल थी, जैसे खाप पंचायत हो गया। ओके इसलिए ये जो मॉडल है वो आंध्र बेते अच्छे से देख पाए। उसके बाद क्या हुआ, 92nd एंड 93rd अमेंडमेंट आ गई। ओके इसके वजह से ये मॉडल डिस्टर्ब हो गया। अगर आंध्र बेते इस टाइम पे ये स्टडी देखते तो वो ये नहीं देख पाते शायद, क्योंकि पॉलिटिकल पावर तो आ गई थी लोगों के पास। ओके इस टाइम पे ये मतलब 1950 के डेके में स्टैटिक मॉडल था, कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं था, सोशल मोबिलिटी ये वो नहीं थी, इसलिए देख पाए। हम वही बताते जा रहे हैं कि स्टेबिलिटी कैसी थी। ओके इसके बाद हमारे आएंगे FG वैली। FG वैली का स्टडी कुछ 1957 में था शायद। ओके जो बिसिपारा विलेज उड़ीसा वाला। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि इस टाइम पे जो स्टेट इंटरवेंशन था वो बहुत कम था। इसके वजह से जो ऑर्गेनिक कंपटीशन था विलेजेस में, या सोसाइटी कैसे फैक्शन रिडन होती है ऑर्गेनिक कंपटीशन की वजह से, वो FG पहले अच्छे से देख पाए। उसके बाद नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि स्टेट इंटरवेंशन शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया? क्योंकि SC दुबे की स्टडी आ गई। SC दुबे ने स्टडी क्या थी 1950 के अराउंड ही ना, 50-60 के अराउंड। तो जब SC दुबे की स्टडी थी, इन्होंने क्या बताया कि स्टेट के रोल से कैसे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स होती है विलेजेस में वो हैम्पर होती है, राइट। तो ये SC दुबे की स्टडी अच्छे से ट्रांजिशन देख पाई थी। ठीक है कि कैसे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं और जो स्टेट इंटरवेंशन के बाद या ब्यूरोक्रेटाइजेशन हुआ जो इंस्टीट्यूट्स का, वो ट्रांजिशन कैसे हुआ, ये SC दुबे की स्टडी अच्छे से देख पाई, जो लेटर में नहीं दिख पाई क्योंकि ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया था। ठीक है देख रहे हो, वैरायटी ऑफ पॉइंट्स भी आ रहे हैं और अच्छे से बनते जा रहे हैं हमारे। ठीक है नेक्स्ट है हमारे BR अम्बेडकर जी। यहाँ पे यही बताएंगे कि कैसे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन हो गया था, होता है विलेजेस में, या लोकलाइजिंग है, ये BR अम्बेडकर जी ने बताया। बट बाद में एजुकेशन आ गया, लॉ हो गया। ओके इसके लिए ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन इतना सरफेस में नहीं दिखता आजकल, जो अम्बेडकर जी देख पाए। अभी अगर हम विलेज में गए तो मैं भी नहीं देख पाए, इतना सरफेस नहीं है, बट हिडन है अब। ठीक है इसके बाद हमारे दो थिंकर बचे, वंदना शिवा और आशीष नंदी। इनको हम थोड़ा अलग वे में इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, वो देखते हैं अभी कैसे करेंगे। ओके सो ये सब थिंकर हो गए। उसके बाद हमारा एक एंटीथेसिस आना चाहिए और एक थेसिस आएगा। एंटीथेसिस में आएगा कि इतना भी गोल्डन नहीं था, और फिर जो कंक्लूजन में आएगा सिंथेसिस में, वो आएगा कि दोनों का मिला के, और फिर बताएंगे कि वे फॉरवर्ड, जैसे वही इंटीग्रेटेड स्टडी होनी चाहिए, मल्टीफेसेटेड होनी चाहिए, वही सब आएगा। ओके सो ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी हो गई। आप अगर चाहें तो क्वेश्चन लिखना शुरू कर सकते हो। लास्ट के जो दो थिंकर हैं, वंदना शिवा और आशीष नंदी, उनको छोड़ दो, बाकी सब पॉइंट लिख दो। 8-9 पॉइंट हो जाएंगे, आपके पूरे पेजेस भर जाने वाले हैं उसी में। ठीक है सो पहले 1950 का, अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ के देखो, थोड़ा आसान लगेगा। अगर डेकेड ऑफ 1950 वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ विलेज स्टडीज़ इन इंडिया। इन शॉर्ट हमारे जो 11th इंस्टीट्यूट है वो 1950 में ही स्टेबल थे, 1950 के बाद वो स्टेबल नहीं रहे। ऐसा क्यों हुआ वो बताना है, वही हम बताएं। ओके हमारा जो इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आएगा MNH श्रीनिवास, मतलब 1 by 1 स्टडी। MNH श्रीनिवास की काम क्यों की? क्योंकि लिमिटेड मोबिलिटी था, एक्सटर्नल पेनिट्रेशन नहीं था, इसलिए हायरार्की वो देख पाए। नेक्स्ट इरावती कर्वे। इरावती कर्वे ने जो जॉइंट फैमिली थी, उसके बाद न्यूक्लियराइजेशन हो गया। AM शाह का एग्जाम्पल डाल दो यहाँ पे। ओके इसलिए इरावती कर्वे अच्छे से देख पाई स्टडीज़ को।
नेक्स्ट मार्क्सिस्ट लेंस AR देसाई कि पहले लैंड बेस इकोनॉमी थी, बट उसके बाद जो था कि माइग्रेशन ये हुआ है, इसलिए विलेज सेंटर इकोनॉमी जो थी एग्रीकल्चर के अराउंड वो नहीं रही। ठीक है, वही बताया कि देखो नीचे हम अनस्टेबल बताते जा रहे हैं और ऊपर हम स्टेबल बताते जा रहे हैं। ठीक, अंधेरे बेटे का क्लास कास्ट पावर किया क्योंकि पॉलिटिकल पावर वाज एम्बेडेड विद इन विलेज सोशल स्ट्रक्चर या ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैड नॉट येट ओवरशैडोज लोकल डोमिनेंस। ओके, लेटर पीरियड का है ये, लेटर पीरियड में कर दिया और स्टार्टिंग में अच्छा रहा कि स्टडी हो पाई। अच्छा रहा मतलब वही स्टेबल, मतलब पीसफुल नहीं या प्रॉस्परस नहीं, स्टेबल मतलब बस इंस्टीट्यूशनल स्टेबल। जो इविल है वो भी स्टेबल है, मतलब इविल इंस्टीट्यूट हो गई या फिर अच्छी इंस्टीट्यूट हो गई, गुड इंस्टीट्यूट हो गई, दोनों भी स्टेबल है। नेक्स्ट, लिमिटेड बट विजिबल कंपटीशन अनेबल एलिजिबली ऑब्जर्व फैक्शन अलाइनमेंट क्लियरली या फिर फैक्शन रिडन सोसाइटी क्लियरली, विलेजेस वेयर फैक्शन रिडन येट स्ट्रक्चरली स्टेबल, मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट लीजिबल एज अ सोशल प्रोसेस rather than a product of external political and market shocks। मतलब वही स्टेट इंटरवेंशन का डाल दो यहाँ पे। ओके, अंबेडकर जी पहले वही कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन अच्छे से देख पाए, उसके बाद नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि वेलफेयर लीगल इंटरवेंशन है वो शुरू हो गए। सो लुई डेमो पोल्यूशन एंड प्योरिटी रिलेटिवली सोशल क्लोजर था, अलाउड रिचुअल प्रैक्टिसेस टू ऑपरेट coherently, a condition weakened later by education, law, media and ठीक। आई होप अभी आसान लग रहा होगा ना ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद के ऊपर बस लिखना है स्टेबल था और यहाँ पे लिखना है लेटर डिकेड में अनस्टेबल कैसे था। ठीक, अगर आपको ज़्यादा ही लगे तो देख लो, 2 पैराग्राफ में भी आप कर सकते हो कि पहले स्टेबिलिटी लिखा गोल्डन पीरियड में, बाद में बताओ कि अनस्टेबल कैसे था। ठीक है, बट ये थोड़ा सा ना इंटीग्रेटिव अप्रोच नहीं लगता है या एनालिटिकल नहीं लगता। यहाँ कैसे लुई डेमो का एक ही कंसेप्ट को हमने 2 बार बताया कि पहले बताया कैसे स्टेबिलिटी कैसे अनस्टेबिलिटी, तो अच्छा रहता है ये आंसर ऐसा। ठीक है, नहीं तो भाई आपकी अगर प्रैक्टिस है तो ऐसे वाले में कर सकते हो 2 कॉलम में। एससी दुबे वही कि जो ट्रांजिशन पीरियड था वो अच्छे से देख पाए। ओके, लिमिटेड स्टेट पेनिट्रेशन अलाउड सोशियोलॉजिस्ट टू डॉक्यूमेंट प्री ब्यूरोक्रेटिक विलेज ऑर्गेनाइजेशन बिफोर वेलफेयर स्कीम। ठीक, यहाँ पे वही कर सकते हो जो अभी हमने डिस्कस किया श्रुति शर्मा का कि विलेज ऑर्गेनाइज बिफोर वेलफेयर स्कीम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये छोड़ दो, बिफोर वेलफेयर एट्सेट्रा। ओके, आगे बढ़ जाओ, एक ही पॉइंट दो, आगे बढ़ जाओ। आशीष नंदी विलेज इमेजिनेशन, दिस स्टडीज प्रोवाइडेड एम्पिरिकल बेस टू चैलेंज। हाँ ठीक, अभी 2 आ गए, आशीष नंदी एंड वंदना शिवा। ये दोनों 1950 के डेकेड में थी नहीं, तो इन्हें यूज कैसे करें। आशीष नंदीज लेटर क्रिटिक ऑफ रोमांटिक विलेज इमेजिनेशन ड्रॉज स्ट्रेंथ फ्रॉम 1950 स्टडी। ठीक है, कि जो 1950 में जो भी स्टडी हुई उससे जो फ्यूचर सोशियोलॉजिस्ट है वो मोटिवेट हुए। ये लास्ट में हम बताएंगे। ठीक, तो लास्ट में बता के जाएंगे तो एक अच्छा भी आंसर लगेगा हमारा। और आशीष नंदी और वंदना शिवा को डायरेक्टली हम 1950 डेके में फिट नहीं बिठा सकते। ठीक है, थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए, ऐसा नहीं कि इन दोनों को भी फिट करवा के आ गए। और इतनी अवेयरनेस चाहिए कि आप समझ गए नंदी और शिवा बात किए थे 1989 में कुछ बुक आया था ना वंदना शिवा जी का। बट वही हम बताएं कि जो 1950 की स्टडी थी वो मोटिवेट किए आगे के सोशियोलॉजी, जैसे नंदी हो गया, शिवा हो गया। इसके आपसे आपका एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव एग्जामिनर को दिखेगा। ठीक है, आप लास्ट करते करते ऐसा करके गए हो तो अच्छा लगेगा ये वाला लास्ट। ठीक है, या वंदना शिवा का ऐसे विलेज स्टडीज कंडक्टेड बिफोर इकोलॉजिकल कॉमोडिफिकेशन अकॉर्डेड विलेज एज इंटीग्रेटेड इकोलॉजिकल लाइवलीहुड सिस्टम दिस बेसलाइन। ओके, मतलब ये जो बेसलाइन बनी या 1950 की स्टडी जो बनी, लेटर एम्बेडेड वंदना शिवा टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी डिसरप्ट सस्टेनेबल विलेज नेचर रिलेशन। ठीक है, सो हमारे सब पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद हम आ जाएंगे हमारे कंक्लूजन पे। कंक्लूजन के लिए वही पहले एक एंटीथेसिस का पैराग्राफ लिख दो, 10 मार्कर ही है। ओके,
तो एक एंटीथेसिस का पैराग्राफ लिख दिया कि ऐसा नहीं बहुत ही गोल्डन था, और उसके बाद ये यहाँ पे लिख दिया, मतलब कैसे स्ट्रक्चर एम्बेडेड है वो था। अगर आप 10 मार्कर में देखें ना कभी टॉपर्स कॉपी, मैं ट्राई करूँगा कि अगले लेक्चर से आपको टॉपर्स कॉपी भी दिखाऊँ और कंपैरिजन करो कि हमारा फ्रेमवर्क कैसे बेहतर, मतलब एक स्टेप थोड़ा आगे गया है टॉपर्स कॉपी से। तो टॉपर्स कॉपी में जनरली 4-5 पॉइंट्स ही आते हैं 10 मार्कर में। क्यों? क्योंकि लास्ट में एंटीथेसिस का पॉइंट हमें नहीं छोड़ना है। सब टॉपर लिखते हैं और वो टॉपर बन गए ये करके, तो हम भी करेंगे। ओके, तो अगर आपको लगे कि एंटीथेसिस थोड़ा बड़ा है, फिर भी एंटीथेसिस आपको लिखना ही है, चाहे तो आप आगे के जो पॉइंट्स थे उन्हें थोड़ा कम कर दो। ओके, उसके बाद वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन। ठीक, तो हो गया हमारा अच्छे से क्वेश्चन। हम पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग कर गए, आगे का देख लिए कैसे करना है। सो हमारा फाइनल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा होगा असाइनमेंट। आपको ये भेजना ही है, ट्राई करो कि आप भेज ही दो। एक तो टेलीग्राम पे भेजो, मेल पे भेजो, हम आपका माइक्रो चेक करेंगे माइक्रो लेवल पे। फिर अगर आपको लगे चाहिए उसके बाद भी तो 1-to-1 कॉल भी कर लेंगे। उससे हम देखेंगे कि आपको फ्रेमवर्क में क्या दिक्कत आ रही है। ओके, एक ही क्वेश्चन है, मिनी टेस्ट जैसा नहीं है कि 9 क्वेश्चन हमने आपको दे दिए, एक ही क्वेश्चन है, लिख के जल्दी से भेज दो। ठीक है, सो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं कि माइग्रेंट क्या है। डिस्कस द डायनामिक्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इन इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोरोना पैंडेमिक। कोरोना पैंडेमिक में क्या हुआ था? रिवर्स माइग्रेशन हुआ था। तो फर्स्ट MNS में हम क्या लिख सकते हैं कि डोमिनेंट कास्ट की वजह से जो पुश माइग्रेशन हुआ था, लोग जो लैंडलेस थे या दलित थे वो अर्बन सिटीज़ में गए थे, उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी थी वो एक्सपोज हो गई। ओके, क्यों? क्योंकि ये पुल फैक्टर नहीं था जॉब की। अर्बन में बहुत जॉब थे इसलिए ये लोग नहीं गए थे। ये लोग गए थे क्योंकि जो रिसोर्सेज थे सब डोमिनेंट कास्ट की वजह से थे। तो माइग्रेंट वर्कर में क्या हुआ, उनको जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी वो आगे आ गई। ओके, सेकंड में कर्वे में क्या कहेंगे, जेंडर्ड केयर बढ़ गया क्योंकि लोग वापस आ गए। थर्ड में क्या कहेंगे कि जो जॉब लॉस हुआ, जो ले ऑफ हुआ कंपनीज में, उससे कैपिटलिस्ट नेचर सामने आया। ठीक है, फोर्थ में लुई डेमो का कहेंगे। लुई डेमो का कंसेप्ट क्या था? पोल्यूशन एंड प्योरिटी। ओके, कोरोना पैंडेमिक में पूछा है, तो कोरोना पैंडेमिक में क्या हुआ था, जो भी लोग आ रहे थे उसे किस में रहना था? क्वारंटाइन में रहना था, राइट? क्वारंटाइन में मतलब आइसोलेशन में रहना था। तो ये न्यू इम्प्योरिटी हुई किसकी? लुई डेमो की। ओके, समझे हम लुई डेमो का कैसे पॉइंट यूज किया? या मतलब जो SC डुबे का था वो भी यूज कर सकते थे कि माइग्रेंट वर्कर के लिए जो स्कीम्स लाई थी वो बहुत ही, मतलब बहुत ही नहीं, वो इतना पार्शियली सक्सेस हुए, वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाई, इसलिए हार्डशिप करनी पड़ी माइग्रेंट्स को। ठीक है, SC डुबे के स्टडी में वो लिखेंगे क्योंकि रोल ऑफ स्टेट बताना था ना। या जो सर्कुलर माइग्रेशन था जेन ब्रेमन का, वो सर्कुलर माइग्रेशन थ्योरी प्रूव हो गई कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी अर्बन सेंटर में भी होती है, जो कोरोना पैंडेमिक में। यही सब लिखना है आपको। ठीक है, 20 मार्कर से ये 3 पेजेस में लिख दो, आपका काम खत्म हो जाएगा, फिर भेज दो। ओके, फिर थैंक यू, आज का हो गया हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वही करेंगे, 4 क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे। 4th क्वेश्चन आपका होगा असाइनमेंट नेक्स्ट सेशन। इसमें भी जब तक लाइव शुरू नहीं होता ये ऐसा ही फॉर्मेट हम रखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।